Good morning, class 8th. Students, in the previous class, we have started a second point of this chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. We have done land and we have done the introductory part of soil. And in today's class, we will discuss factors of soil formation. We have done the introductory part of this topic also in the previous class. So let's start with today's topic, factors of soil formation. नाउ फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल के बनने की, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायग्राम में देख चुके हैं सॉइल कैसे बनती थी, क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या ऑर्गेनिज्म और पैरेंटल रॉक एंड वेदरिंग, सब कुछ हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. अब हम इसको डीप में देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पैरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स. जो पैरेंट रॉक, मतलब पैरेंट रॉक में यहाँ पे क्यों बोला गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं की वजह से आज हम हैं, तो एक तरीके से हम उनका रिफ्लेक्शन है. तो जो सॉइल होती है वो भी अपने पैरेंट रॉक, मतलब जिससे टूट के गिर के बनी है वो सॉइल, वो भी अपने पैरेंट रॉक का एक रिफ्लेक्शन है. तो पैरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर, उस टाइम पर वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और उसका पैरेंट रॉक, ये दोनों इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं उस सॉइल की फॉर्मेशन के लिए. नाउ अदर फैक्टर्स आर टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो भी उसके अंदर है, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन, मतलब कितने सालों में वो बनी है, बहुत सारे और भी अदर फैक्टर्स हैं, छोटे मोटे तो नहीं, ये भी बड़े फैक्टर्स हैं. तो ये जो फैक्टर्स हैं वो जगह जगह के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं. जैसे वही डेजर्ट सॉइल अलग तरीके की है, वो थोड़ी उसके ग्रैनुअल्स बड़े हैं, बशर्ते अगर हम बात करें माउंटेनियस की या फिर अदर एरियाज़ की, तो उनकी सॉइल्स की फॉर्मेशन अलग तरीके से हुई है. तो बिल्कुल बात सही है, जहाँ पर जिस तरीके की सॉइल बनी है वो अपने पैरेंटल रॉक्स के लिए और क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब क्लाइमेट की वजह से वो सॉइल बनी है. अब हम डिटेल में देखते हैं. पहले तो 5 फैक्टर्स हैं, उनको लर्न करना है. मैंने इनकी डिटेल इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि उनकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे, दैट्स वाई. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, देयर आर मेजर 5 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. फर्स्ट इज पैरेंट रॉक, बता दिया. रिलीफ, ऊंचाई, मतलब किस जगह पर वो है. फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हम लोग डेफिनेशन से याद रखेंगे. ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिज्म मटेरियल. टाइम, कितने टाइम में बनी है और वहाँ का क्लाइमेट, बहुत ईजी ये फैक्टर्स हैं. सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज फैक्टर्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. नाउ एक एक करके हम इनकी डिटेल देखते हैं. पैरेंट रॉक, पैरेंट बता दिया. पैरेंट्स मीन्स हमारे जो पेरेंट है उनके रिफ्लेक्शन हम है, तो जो पैरेंट रॉक है उसकी रिफ्लेक्शन वो सॉइल होगी. अब पैरेंट रॉक के अंदर हम डिटेल देखते हैं. आई विल इंसर्ट द पिक्चर ऑफ दिस पेज. सो डिटरमाइंस कलर, उस जो सॉइल है उसका कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट एंड परमेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके पैरेंट रॉक पे. जैसे हमारी आँख, हमारी नाक, हमारा नेचर किस पे डिपेंड करता है, हमारे पेरेंट्स पे. तो इसी तरीके से सॉइल की जो फॉर्मेशन हुई है वो अपने पैरेंट रॉक पर डिपेंडेंट है एंड रिस्पॉन्सिबल भी है. तो क्या रिफ्लेक्ट करती है कि सॉइल का टेक्सचर कैसा है, सॉइल का कलर कैसा है, वो उसके पैरेंट रॉक पर डिपेंड करता है जिससे वो बनी है. ना रिलीफ की बात करें, रिलीफ जैसे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, स्लोप, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. जैसे टेरेस फार्मिंग में अगर वो माउंटेनियस है तो ठीक है, अगर वो एकदम प्लेन लैंड सरफेस पे है तो ठीक है. तो यहाँ पर बात की जाए रिलीफ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन का, कि कहाँ वो सॉइल बनी है. ऊंचाई पे बनी है वो अलग सॉइल है, एंड अगर वो प्लेन लैंड सरफेस एरिया पे बनी है तो वो अलग सॉइल है. अगर वो किसी गहरे गॉज में बनी है तो वो अलग टाइप की सॉइल है. तो रिलीफ भी, मतलब ऊंचाई के आधार पर भी हम सॉइल को एक तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. सॉइल के अंदर किस, ह्यूमस मतलब एक तरीके से उसके फर्टिलिटी को हम यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. जैसे डेजर्ट सॉइल की बात करें, वही बात दोनों, मतलब एक तरीके से बंजर जो सॉइल है उसकी बात करें जो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, और एक तरीके से मैं वहाँ बात कर रही हूँ माउंटेनियस सॉइल की या फिर कोई रिवर के पास सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि इसे बहुत सारा वहाँ पर चेंजेस
क्या आ रहे हैं, फ्लोरा एंड फौना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आपको कोई डेजर्ट सॉइल में इस तरीके की क्वालिटीज़ नहीं मिलेंगी। वहीं हम अदर एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है। अभी देखिए मैं यहाँ पर देखती हूँ, जहाँ पर पैरेंटल रॉक अच्छे हैं, जहाँ का रिलीफ अच्छा है, जहाँ का क्लाइमेट अच्छा है, टाइम को हम रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो वो सभी फैक्टर्स फ्लोरा एंड फौना में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डेजर्ट सॉइल का फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल सही नहीं है, सॉइल की फॉर्मेशन के लिए वो अलग टाइप की सॉइल बन जाती है। और अगर हम दूसरी तरफ आते हैं, माउंटेनियस सॉइल या फिर कोई रिवर के पास सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है, तो उसका फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसका एक वो सॉइल की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम की बात करें तो डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, कितने टाइम में बनी है सॉइल प्रोफाइल। एक जो मैंने आपकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डायग्राम देखा था, तो वो सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम था, वो एक्यूरेट नहीं बनाया गया था। मैं एक्यूरेट आपको इस क्लास के बाद एक पिक्चर इंसर्ट करवा दूंगी जिसमें सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम होगा, ABC, जो इतने भी सॉइल प्रोफाइल्स में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो टाइम क्या डिटरमाइन करता है, टाइम क्या शो करता है, इट डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। आई विल इंसर्ट द पिक्चर। नाउ क्लाइमेट से हम लोग डिस्कस करेंगे टेम्परेचर, वहाँ का टेम्परेचर। फिर से वही बात कर लेते हैं हम लोग, डेजर्ट वाली सॉइल की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और वहीं पर हम माउंटेनियस सॉइल की बात करें, टेम्परेचर नॉर्मल है, मॉडरेट है। रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। रेनफॉल कहाँ ज़्यादा हुई है, ऑब्वियस सी बात है माउंटेनियस रीजन में, और डेजर्ट रीजन में बहुत कम रेनफॉल हुआ है। ह्यूमस उन्हें कितना मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सॉइल की फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके देखा। पैरेंटल रॉक पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। रिलीफ, ऊंचाई के आधार पर सॉइल की फॉर्मेशन अलग अलग होती है। फ्लोरा एंड फौना भी एक तरीके से इफेक्ट करते हैं सॉइल को। टाइम उसकी सॉइल प्रोफाइल को, एक तरीके से थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल को डिटरमाइन करता है, और क्लाइमेट भी अलग अलग टाइप की सॉइल की फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कि किस तरीके से सॉइल बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, और ये सारे पॉइंट्स उसके लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। Now we will move forward to a next topic, which is degradation of soil and conservation measures. Degradation कैसे होता है। अब हम लोगों ने लैंड की डिग्रेडेशन भी देखी थी, उसी तरीके से हम सॉइल के डिग्रेडेशन को रिलेट करते हुए आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। सॉइल की फॉर्मेशन हो चुकी है, हम लोगों ने देख लिया थिन लेयर विच इज़ नोन एज अ थिन ग्रेनी सब्सटेंस लेयर विच कवर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नोन एज सॉइल। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सॉइल की फॉर्मेशन देख ली। अब सॉइल, जिस तरीके से लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, उसी तरीके से सॉइल की भी डिग्रेडेशन हो रही है, जिसे हमें क्या करना है, एक तरीके से कंजर्व करना है, डिग्रेडेशन को बचाना है, सॉइल को कंजर्व करना है ना। हाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल let us discuss the introductory part of this topic. Soil erosion and depletion are the major threats of soil as a resource. सॉइल का इरोजन होना, उसका कटाव होना, वो बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न है। जैसे हम लोगों ने बोला पेड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है, उनकी जड़ें जो है वो सॉइल को पकड़े रखती हैं। अब अगर पेड़ को काट जाए तो सॉइल क्या है, इरोजन हो जाएगा, उसका डिप्लीशन हो जाएगा, तो क्या है, एक मेजर थ्रेट है। एज अ रिसोर्स हम सॉइल को खो देंगे। जिस तरीके से हम लोग लैंड को खोते जा रहे हैं, लैंड की फर्टिलिटी खराब होती जा रही है, उसी तरीके से सॉइल को भी एज अ रिसोर्स हम लोग खो सकते हैं। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। और ज़रूरी नहीं है कि इंसान ही रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल की डिग्रेडेशन के लिए। ह्यूमन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग लैंड को अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे, उसकी फर्टिलिटी को पेस्टिसाइड्स एंड अफॉरेस्टेशन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से हम लोग उसकी यूटिलिटी को ख़राब करते जा रहे हैं। नेचुरल फैक्टर्स, इरोजन की वजह से वो ख़राब होता जा रहा है, बाढ़ आ रही है जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो बह जा रही है। अब रीज़न इनडायरेक्टली हमें रिस्पॉन्सिबल है। बाढ़ को अगर बाढ़ आ रही है पता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अभी हम इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ह्यूमन के साथ साथ नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के लिए।
नाउ फैक्टर्स विच लेड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर, अब क्या उसका एक तरीके से रिजल्ट है, डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल सही बात है, डिफॉरेस्टेशन एक सबसे बड़ा रीज़न है। हम पेड़ को काटते जा रहे हैं जिसकी वजह से जो सॉइल है वो इरोजन होता जाएगा, उसका डिप्लीशन होता जाएगा। ओवरग्रेजिंग, वही बात है, ओवरग्रेजिंग हम लोग लैंड में पढ़ चुके हैं किस तरीके से चरवाहों की वजह से भी सॉइल खराब हो रही है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ना, पैसे बिल्कुल सेम सिमिलर है लैंड और सॉइल, क्योंकि लैंड किससे बनी है, सॉइल से बनी है। तो जो भी लैंड के उसके लैंड के कंजर्वेशन मेजर्स हैं वही सभी सॉइल के भी कंजर्वेशन मेजर्स हैं। रेन वॉश, लैंडस्लाइड, फ्लड, बाढ़ भी, और लैंडस्लाइड भी सॉइल की फर्टिलिटी एंड सॉइल के इरोजन के लिए, डिप्लीशन के लिए, डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। हाउ कैन वी कंजर्व सॉइल? सो सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, जिसमें है मल्चिंग, कॉन्टूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, कॉन्टूर प्लगिंग, शेल्टर बेल्ट्स। तो इनके लिए आपके सिर्फ यहाँ पर 3 डायग्राम्स अनलिस्टेड हैं इन सभी पॉइंट्स के लिए, इन सभी 7 पॉइंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इन सभी के डायग्राम की हेल्प से अगर इनको पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दैट व्हाट डू मीन बाय मल्चिंग? बुक में तो लिखा हुआ है कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो मतलब जो लैंड सरफेस है उस पर हम लोगों ने ऊपर से क्या डाल दिया है, एक तरीके की एक लेयर, ऑर्गेनिक लेयर इकट्ठे कर दिए। तो बोलने से ज़्यादा अगर हम देख के समझे तो ज़्यादा बेटर है। तो वी विल डिस्कस ऑल these 7 points with the help of the picture. So let's start with the first point, mulching. इसे कहते हैं मल्चिंग, जिसमें जो प्लांट्स हैं उसको या उसके आसपास के एरिया को एक तरीके से ऑर्गेनिक मैटर मतलब सूखी घास से कवर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल की मॉइस्चर है वो उड़ नहीं जाता है और इसी सॉइल के अंदर रहता है। अगर डायरेक्ट सनरेज पड़ेंगी तो सॉइल के अंदर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और इस मल्चिंग के प्रोसेस के ज़रिए सॉइल में मॉइस्चर बना रहता है ना। ये कॉन्टूर बैरियर्स है। कॉन्टूर बैरियर्स मतलब जो प्लांट्स हैं उनकी कुछ दूरी पर एक गैप रख दिया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड की डायग्राम में आप देखेंगे ट्रेंचेस मीन्स थोड़ी खाइयाँ बना दी जाती हैं कि अगर इस प्लांट से जो पानी रिस रहा है या फिर पानी बह रहा है उसका पानी या फिर मिट्टी कहीं दूर उड़ के ना चली जाए, इन गड्ढों में जमा हो जाए। तो ये एक तरीका हो जाता है सरफेस रन ऑफ, ज़मीन अगर बह जा रही है उससे बचाने का, पानी को बचाने का और सॉइल इरोजन को बचाने का। इन गड्ढों में ही सब कुछ अपने आप ही आ जाता है। अब ये है रॉक डैम, पत्थरों से बना हुआ एक छोटा सा डैम, जिसकी वजह से जो अगर हम बोले सॉइल और पानी वो एकदम बह नहीं जाएंगे। एक तरीके से छोटा सा बांध है, यहाँ पर आके रुक जाएंगे और एकदम एक्सेसिव फ्लो नहीं होगा पानी का और सॉइल का लॉस भी नहीं होगा इसकी हेल्प से। दिस इज़ नोन एज टेरेस फार्मिंग। बड़े बड़े फ्लैट स्लीप्स होते हैं जिनमें फार्मिंग की जाती है और इस फार्मिंग की वजह से जो लैंड है, जो सॉइल है वो बहुत बचती है। मान लिया ऊपर वाले टेरेस से अगर सॉइल नीचे जा रही है कहीं तो जाके वो रुकेगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बह जाएगी। फ्लैट सरफेस एरिया में तो वो बह के चली जाएगी। और इस टाइप की फार्मिंग में पानी की भी बहुत सेविंग होती है। मान लिया ऊपर से पानी तो वो रिश्ता रिश्ता नीचे आएगा, फिर रिश्ता रिश्ता नीचे आएगा। ऐसा नहीं हम एक एक प्लांट पे एक एक करके पानी दे रहे हैं। हम लोगों ने प्लांटेशन में पानी दे दिया, फिर वो टेरेस है मतलब सीढ़ियाँ हैं तो पानी रिश्ता रिश्ता नीचे आ जाता है स्लोप की वजह से, और बहुत सारे पानी की भी बचत होती है, लैंड सरफेस एरिया की भी बचत होती है। So broad flat steeps or terraces are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. So इसकी वजह से यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉप्स को उगा लिया, जिसकी वजह से एक तरीके से इसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है और फ्लैट सरफेस से हम कुछ और भी उगा सकते हैं।
इसे कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज, अलग अलग रोज में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगा दिया है, जिसकी वजह से सॉइल एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स। और ऐसा नहीं है एक बार में, अलग अलग टाइम, जैसे रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें होती है उन टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन सभी फसलों को उगा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना, एक तरीके से वो बची रहती है और सॉइल भी एकदम बह नहीं जाएगी। जैसे एक ही तरीके की क्रॉप है तो एक ही तरीके की सॉइल हो जाती है, पर यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाएं तो सॉइल भी अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो इसकी वजह से ये प्रोटेक्ट हो जाती है द सॉइल फ्रॉम द रेन वॉश ना। कॉन्टोर प्लगिंग भी एक तरीके से टेरेस फार्मिंग का ही एक रूप है। इसमें क्या किया जाता है, पैरेलल प्लगिंग की जाती है। ये भी हिल स्लोप्स पे होता है, जिस वजह से पैरेलल आप प्लगिंग करोगे ना तो एक नेचुरल बैरियर बन जाएगा पानी का बहने की वजह से। अब हमने कैसे भी तरीके से प्लांट्स को उगा दिया तो पानी बिल्कुल बह जाएगा कैसे भी तरीके से, पर हम पैरेलल बिछाएंगे तो पैरेलल बिछाया हमने, ऊपर की साइड किया, फिर नीचे हम लोगों ने खाली छोड़ा, ठीक है, फिर हमने पैरेलल किया तो वो जो पानी है वो बह के नीचे आएगा, तो नीचे वाले को हेल्प मिल जाएगी, नीचे पानी आ जाएगा। तो ये क्या है, सारे के सारे तरीके हैं किस तरीके से पानी और मिट्टी को कटने से बचाया जा सके, मीन्स सॉइल इरोजन से बचाया जा सके। इसे बोलते हैं हम शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या किया जाता है, ये कोस्टल और ड्राई रीजन में होती है, समुद्री इलाके के आसपास या सूखे इलाके। ऊपर तो वैसे हमें पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या किया जाए, रोज़ बना दी जाती है, मतलब चौकोर से रोज़ बना दी जाती हैं। इसमें प्लांट को उगा दिया जाता है। और इस वजह से क्योंकि ड्राई सीजन्स में ड्राई रीजन और कोस्टल रीजन में हवा बहुत चलती है ना, तो हम इस तरीके से चौकोर प्लांटेशन करेंगे तो हवा का जो प्रेशर है वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट हो जाता है और इससे हमारी सॉइल को प्रोटेक्शन मिलती है। अगर बिल्कुल ही सीधी हम लोगों ने प्लांटेशन कर दी तो हवा सबको चढ़ा के ले जाएगी। पर हमने क्या किया, चौकोर से शेल्टर बेल्ट्स बना दिए हैं, रोज़ में उगा दिया है उनको, ताकि सॉइल और वाटर की प्रोटेक्शन हो सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।